नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शिक्षा और खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक बागवानी कॉलेज की स्थापना और स्थानीय स्टेडियम में हॉकी एस्ट्रोटर्फ लगाने की घोषणा की है। ये बागवानी कॉलेज महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल से संबद्ध होगा और इसी के साथ जिससे कि इस क्षेत्र के युवाओं को बागवानी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शिक्षा और शोध के अवसर मिलेंगे। साथ ही नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी सड़कों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है और इसके अलावा उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की भी घोषणा की है। और इसी के साथ क्या कुछ कहा और क्या कुछ तोहफा दिया है मुख्यमंत्री सैनी ने, आप भी सुनिए। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज नारायणगढ़ में लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। इस रैली के आयोजन का हमारा मकसद सीधा आप लोगों से जुड़ना है। यह रैली इस इलाके के विकास के मामले में अग्रणी बनाने में ये कारगर सिद्ध होगी। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। जैसा मैंने बताया भी है कि हमने आज यहां पर लगभग 43 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों के 10 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं, जिनमें 22 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं के उद्घाटन हुए हैं और 21 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसका लाभ नारायणगढ़ के क्षेत्र के यहां के सभी महानुभाव को मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज जो बदौली मार्ग है और सादिकपुर रोड है। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को अंबाला जिले के गांव बड़ागढ़ में आयोजित हरियाणा कबड्डी खेल महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां घोषणा करते हुए कहा कि खेल स्टेडियम चंडीगढ़ में 14 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी का एस्ट्रोटर्फ बनाना जाएगा और खेल के मैदान में जो है फ्लड लाइटें लगाई जाएंगी और इसी के साथ साथ इसके अलावा गांव लोहा और गांव बीपचड़ी में स्थित खेल स्टेडियमों के नवीनीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कबड्डी महाकुंभ में पुरुष और महिला वर्ग को पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रही विजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया। यह है कि खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने के लिए खेल नर्सरियां ये हमारे सरकार के द्वारा खोली गई है। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां वो कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपए तथा 15 वर्ष से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रति माह उनको मानदेय देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हम बचपन से ही खेलों के लिए प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं वो प्राप्त हों। खेल पदक जीतने का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिलों के जीतने का भी माध्यम है। खेल सभी का है। खेल केवल चैंपियन बनाता है, बल्कि यह शांति, प्रगति
और कल्याण को भी बढ़ावा देता है। खेल दुनिया को जोड़ने का एक बहुत मजबूत और सशक्त माध्यम है। मैदान कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। इस अवसर को हमें खोना नहीं है। आप जिस भी खेल में हैं उसे जमकर खेलिए, डटकर खेलिए, खुद जीतिए, अपनी टीम को भी जिताइए। अगर हार गए तो भी टेंशन नहीं रखिए, हारोगे तो भी बहुत कुछ सीखोगे। आज समय की मांग है कि हम खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ खेलों को सेलिब्रिटी के रूप में हम मनाएं। यह खिलाड़ियों से ज्यादा समाज का दायित्व है। समाज को ऐसे बच्चों का सम्मान करने की भी परंपरा विकसित करनी चाहिए जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं आज सम्मानित होने वाले सभी खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी मैं कहना चाहूंगा कि खेल में हार जीत ज्यादा महत्व नहीं रखती है। महत्व इस बात का है कि आप कैसा और कैसे खेलते हैं। खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना ही बहुत महत्व रखता है। मुझे यहाँ जो आज आमंत्रित किया गया है, मैं सबको बहुत बहुत इस अवसर के ऊपर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर जो ये मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो यहाँ बना है, इसमें सभी कोचिज की भी व्यवस्था है और हमारे यहाँ पर बेटियों का ये गर्ल कॉलेज भी है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मैं इस खेल स्टेडियम के अंदर एक हॉकी का एस्ट्रो टफ जो यहाँ पर लगेगा, उसकी 14 करोड़ रुपए की लागत है। वो 14 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों के लिए ये हॉकी का एस्ट्रो टफ यहाँ लगाया जाएगा। और इस खेल स्टेडियम के अंदर यहाँ पर फ्लड लाइट भी लगाई जाएगी ताकि रात के समय में भी खिलाड़ियों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। और इसके साथ ही मैं आज यहाँ पर हमारे 2 और खेल स्टेडियम हैं, एक लाहा और एक बिचपड़ी में, उनके नवीनीकरण के लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया अलग से दे करके जाता हूं। आप सब खिलाड़ी आज यहाँ पर आज शामिल हुए हैं और पूरे इस जोनल से आप लोग यहाँ आए हैं। मैं आप सबको और सभी प्रशिक्षकों को आज पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट की बैठक की है, जहां आपको बता दें महिलाओं के लिए बजट के लिए किए जाने वाले प्रावधान को लेकर ये प्री बजट बैठक हुई है। ये बैठक पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में की गई है। पंचकुला से तस्वीरें दिखा रहे जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट बैठक की। महिलाओं के लिए बजट में कई तरह के प्रावधान है। PWD रेस्ट हाउस में ये पूरी बैठक हुई है। तस्वीरें आपको PWD रेस्ट हाउस की दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ प्री बजट की महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेश में बीजेपी सरकार के 100 दिन पर निशाना साधते हुए प्रदेश सरकार को विफल बताया है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा महंगाई, अपराध और बेरोजगारी के क्षेत्र में नंबर 1 हो गया है। हरियाणा के लोग आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हुड्डा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे 10 साल की है वैसे अब करें, कोई आगे तो हरियाणा प्रगति करी नहीं। बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, महंगाई, कानून व्यवस्था ठप हो गई और आज कोई भी हरियाणा में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जिसको हम कैश करें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से आप हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन उसके बाद अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से प्रचार करेंगे आप? कांग्रेस जो है, लोग हरियाणा दिल्ली के लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, तो वो समझ चुके हैं कि केवल दिल्ली का विकास कांग्रेस के समय में हुआ जब शीला दीक्षित थी। इनको देख लिया, आम आदमी पार्टी को देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया।
और खबर हरियाणा से है, जहां पर पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया। इस दौरान जिला प्रधान आजाद सिंह ने कहा कि पटवारियों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत आरोप है। इस दौरान पटवारियों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी भेजा है। वहीं पटवारी ने बताया कि उनके 3 दिन का कार्यक्रम है, वे अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर जनहित के काम करेंगे। कार्यक्रम को कवरेज करने की जो आपने अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन सर जो आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा था वो आप पिछले 3-4 दिन से देख रहे होंगे कि हरियाणा भर में एक बवाल उठा हुआ है। पटवारियों के प्रति सरकार ने जो एक पत्र जारी किया था उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया कि 370 भ्रष्ट पटवारी है, जो कि आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक कभी किसी ने ऐसा आरोप कभी किसी कर्मचारी पर नहीं लगाया। अवश्य रूप से कोई यदि दोषी हो तो निश्चित रूप से कानून उसका काम समय समय पर करती रहती है। और ये तस्वीरें हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गांव भगवानपुर के उस शिव मंदिर का है, जहां पर जूना अखाड़े से ताल्लुक रखने वाले नागा संत कपिल गिरी महाराज जन कल्याण के उद्देश्य से 11 दिनों तक प्रतिदिन मटकों में भरे ठंड जल में जल भराव स्नान कर रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि उन्होंने यह तपस्या 11 तारीख से 11 मटकों के जल से शुरू की थी और अंतिम दिन 21 तारीख को वह 108 मटकों से स्नान कर रहे तपस्या का समापन करेंगे। वहीं नागा संत कपिल गिरी महाराज ने जानकारी दी है कि वह गर्मियों में अग्नि तपस्या तो सर्दियों में जन कल्याण के लिए करते हैं। ठंड पानी से जल भरा स्नान उन्होंने कहा कि गुरुजनों की प्रेरणा से यह वर्ष 2016 से कर रहे हैं। मैं इस गांव में लगभग 8-10 महीने से रह रहा हूं। मैं हर जेठ में पचदूनी तपस्या करता हूं और सर्दियों में ये जलधारा तपस्या करता हूं 108 मटके से। अभी 11 तारीख से मेरी तपस्या चल रही है। 11 तारीख को 11 मटके थे, रोज 10-10 मटके बढ़ते जा रहे हैं। आज 8वां दिन है तपस्या का। आज 81 मटके से स्नान किया था मैंने सुबह 5 बजे। अभी 3 दिन की तपस्या और रह रही है। 108 मटके से स्नान करके 21 तारीख को 22 तारीख को भंडारा करना है। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर शीतलहर का प्रकोप चल रहा है, धुंध है, ओस है। क्या पूरा उद्देश्य है और इस जलधारा का मतलब क्या है? इस जलधारा का मेरे को तो एक दृढ़ निश्चित है, ये तपस्या करनी है। मैं साधु बनाऊं जब तब करने के लिए, सर्दी हो, कोहरा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, मुझे ये तपस्या जो मैंने निश्चय लिया है वो करना है। हरियाणा सरकार के जरिए जारी भ्रष्ट पटवारी की लिस्ट मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जींद में हुई बैठक में रेवेन्यू पटवारी और कानूनगो संगठन हरियाणा ने बैठक की, जिसमें आगामी रणनीति को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं रेवेन्यू पटवारी और कानूनगो संगठन हरियाणा की जींद में हुई बैठक के बाद प्रदेश के सभी जिलों में पटवारी और कानूनों को ने जिला सचिवालय पहुंचकर रोष प्रदर्शन और 3 दिन तक काला बिल्ला लगाकर काम करने का आह्वान किया है। वहीं एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार इस मामले में ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाती है तो हमारा आगामी आंदोलन बड़ा रूप लेगा। जी, आज हम सरकार ने जो एक 370 पटवारियों की, जिनको सरकार ने बिना किसी दलील, वकील, अपील के भ्रष्ट घोषित कर दिया है, उसके खिलाफ हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं डीसी साहब के मार्फत राजस्व विभाग को। तो इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या मसला है ये? लोगों से हमने बात करी, वो कहते हैं कि पटवारियों से काम लेना होता है तो पैसे ले लेते हैं वो। देखिए, जो सरकार ने सरकारी फीस निश्चित की हुई है वो तो पटवारियों को ही लेनी होती है और वही फीस हम लेते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी मामला नहीं है। तो आज पूरे जिले भर के पटवारी एकत्रित हुए? जी, हर जिले में, हर राज्य कार्यकारिणी के आह्वान के ऊपर हर जिले में जो पूरे पटवारी कानून को हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं। कागज बदला आए थे बनवाने खातर। कहाँ पे? यही पटवारी पर। अच्छा, तो क्या हो गया काम? मिले नहीं, यहाँ तो कोई ताला लग रहा है। ताला लग रहा है? क्यों ताला? पूछा ना किसी से भी ताला क्यों लग रहा है? कोई बता ही नहीं रहा, बंद पड़ा। अच्छा, कितने लोग हैं अभी ऐसे काम? यहाँ तो 20-30 लोग तो आई हैं। अच्छा, रोज ऐसे होता है क्या? रोज ही होगा। रोज ऐसे काम होता ही नहीं? हाँ, खेती कागज पटवारी से काम था, इंतकाल कराना था। अच्छा,
तो उसने बताया था भी ये दरखास्त लिखवा लो। उसने फिर वकील ने हमारे से बताया भी इसमें ये तो बताओ किस बेस पर लिखवाना है स्टाम्प, ये पूछने आए थे, बाकी और कुछ नहीं। फिर अब यहाँ पे क्या पता चला? यहाँ क्या पता चला? यहाँ पटवारी है नहीं। क्यों? और तो पता नहीं क्यों है, मना नहीं, इस बात का पता क्यों नहीं है। मतलब आपकी काफी एज है, चला सकने से दोबारा आपको चक्कर कटेंगे? अब तो देखो काम के लिए तो आना पड़ेगा, क्या करें, काम के लिए आना पड़ेगा। मैं तो आई थी तो मेरे को एनओसी देनी थी, अपनी जमीन की क्लियरेंस लेनी थी, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है, लॉक लगा हुआ है। बोल रहे हैं कि स्ट्राइक पे गए हुए हैं, पब्लिक परेशान है, बहुत पब्लिक आई हुई है। किस बात की स्ट्राइक? ये मुझे नहीं पता, ये तो नहीं मुझे पता कि किस चीज़ की स्ट्राइक है किस चीज़ की नहीं, लेकिन हाँ बोल रहे हैं कि स्ट्राइक है। सर मैं पटवार खाने में आया हूँ, मैं 23 में मेरी रजिस्ट्री हुई थी सर, मेरे को 9 महीने हो गए हैं और मैं अब आया हूँ दोबारा, तो मेरी कोई रजिस्ट्री पर मेरा वो इंतकाल नहीं चढ़ा रहे, ठीक है जी, और पैसे मांग रहे हैं मेरे से, ठीक है सर। तो क्या बोलते हैं, इतना टाइम हो गया आपको पैसे? सर पैसे मांग रहे हैं, मैं पैसे कहाँ से दूंगा ये बताओ, मेरे पास पैसा है नहीं, मैं कहाँ से दूंगा सर पैसा उनको, बताइए आप। और आज मैं आया हूँ तो उन्होंने हड़ताल करके बैठे हुए हैं सर, हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर, बताओ मैं गरीब आदमी मैं क्या करूंगा। देखिए ऐसा है, जो पीछे आप लोगों ने भी सबने पता है कि जो ये 300 पूरे हरियाणा में 370 पटवारियों की जो ये नाम जाति वगैरह लिख के एक जो असंवैधानिक और अनैतिक जो लिस्ट निकाली है, उनको सीधा ही भ्रष्ट डिक्लेयर कर दिया, बिना किसी जांच बिना किसी कोई शिकायत के एकदम कर दिया। ये बहुत ही गलत किया है। और हरियाणा सरकार द्वारा जो पटवारियों के खिलाफ जो है भ्रष्ट पटवारी की एक लिस्ट निकाली गई है, उसमें 370 का नाम है और 370 इनकी जुबान पे पहले से ही है। सरकार की क्या मंशा रही है, इसके पीछे क्या मंशा है, किस एजेंसी से इन्होंने जांच करवा करके ये करवाया गया है, जिन पटवारियों के नाम है। और खबर खेड़ी थाना क्षेत्र से है, जहां पर भारत कॉलोनी के पास हनुमान नगर के गली नंबर 5 में अदानी पीएनजी गैस पाइपलाइन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ये घटना सुबह करीब 11:45 की है, जब स्थानीय लोगों ने पाइपलाइन से गैस लीक होते हुए देखा। देखते ही देखते पाइपलाइन में आग लग गई। वह स्थानीय निवासियों ने तुरंत बाल्टी से और पानी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें काबू में नहीं आई। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जो मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में खेड़ी थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने जानकारी साझा की है। और खबर सिरसा से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार जिला भर में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिले की सीआईए एलानाबाद पुलिस टीम ने गश्त व चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन एलानाबाद क्षेत्र से मोटरसाइकिल सवार एक युवक को हजारों रुपए के 1 किलोग्राम गांजा सहित काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए भी सीआईए एलानाबाद पुलिस टीम के प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान नरेशपुत्र नंदराम निवासी एलानाबाद जिला सिरसा के रूप में हुई है। एलानाबाद सीआईए प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए युवक की अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान गांजा तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में नाम पता मालूम कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में स्ट्रीट लाइट के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन लाइट लगाने के बाद उनकी देखरेख करना अधिकारी भूल गए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं कि ये तस्वीर फरीदाबाद के INT सेक्टर 65, सेक्टर 62, सेक्टर 2 मोड़ की है, जहां स्ट्रीट लाइट व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। ये सब फरीदाबाद में प्रशासनिक लापरवाही के कारण हो रहा है। फरीदाबाद के अलग अलग लाखों जो है स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, लेकिन वह इन दोनों जो है धूल फाकते हुए नजर आ रहे हैं। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
नहीं, हमारी 2 टीमें लगी हुई है जी कंटिन्यू। जब भी कोई कंप्लेंट आती है हमने ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप पे सेक्टर के जो भी रेजिडेंस वाले हैं वो डाल देते हैं, या जो प्रेसिडेंट वगैरह है वो, और 2 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। नज़दीक होते हैं तो सेम डे नहीं हो जाती। मेंटेनेंस की बात करिए तो मेंटेनेंस के नाम पे कितने का बजट जो है वो महीने का अलॉट किया जाता है ठेकेदार को? महीने इकट्ठे हैं जी सेक्टरों के हिसाब से, तो वो पर पॉइंट है, कोई 60 रुपये है, कोई पर पॉइंट पर मंथ, पॉइंट के हिसाब से है जी। लेकिन स्थानीय लोग बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं विभाग के ऊपर कि एक तरीके से जो है वो हुड्डा विभाग और जो ठेकेदार है उनकी अनदेखी के चलते हम लोग अंधेरे में जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो? किस तरीके की व्यवस्था है लाइटों की, अगर आईएमटी की बात की जाए तो? आईएमटी की प्रॉपर तो खैर अच्छी सी नहीं है, जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। ये लाइटें जल रही हैं, क्या ये काम कर रही हैं सही तरीके से? नहीं। उजाला है इनका क्या? नहीं, उजाला इतना ज्यादा नहीं है कि जो लाइट गड्ढे वगैरह कुछ भी दिख सके। अच्छा, इनसे कोई फायदा नहीं है? नहीं। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर भाड़ावास मार्ग पर निर्माणाधीन और ओबी की जिसका निर्माण कार्य 2022 में रेलवे और पीडब्ल्यूडी विभाग ने संयुक्त रूप से शुरू किया था और इसे 18 महीनों से बनाकर तैयार किया जाना था। वहीं अब इसका समय अवधि से 1.5 वर्ष अधिक बीत जाने के बावजूद भी रेलवे की तरफ से निर्माण कार्य अधर में लटका दिया गया है, जिसके कारण स्कूली बच्चों सहित आमजन की जान जो है वो जोखिम में डालकर पटरियों का पार करना पड़ रहा है। और आपके क्या कहना है स्थानीय लोगों का, आप भी सुनिए। परेशानी तो भाई साहब सभी को हो रही है, क्या करेगी, जो है दिक्कत तो है ही। बाकी 1.5 साल डिले है काम, ये प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा जरा भी। काम ये हो जाना चाहिए था 23 में पूरा, 24 पूरी निकाल दी इन्होंने, और अभी भी कोई जुलाई अगस्त से पहले कोई वो नहीं लग रहा इसमें। बहुत समय हो गया, अभी काम पूरा हुआ नहीं है। जी सर। और बच्चे लाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, इतने पत्थर पड़े हैं, पैर मुड़ जाते हैं बच्चों के भी। मार्केट जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चे हैं, हाथ छुड़ा के चले जाएं, भागम भाग होती है, तो मार्केट जाते तो भी दिक्कत तो होती है सर। रेलवे की पटरियां हमें पार करनी होती है जी, करनी होती है। उसमें कितना डर लगता है? डर तो लगता है, अचानक से बच्चे हाथ छुड़ा के चले जाए, रेल आ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम तो होती है। क्या अपील करेंगे? भाई साहब सारी परेशानी है, ये देखो आप 3 साल से जो झेल रहे हैं, ना यहाँ लाइट ही है ना कुछ है, प्रशासन सोया पड़ा है, कहते हैं कोई सुनाई नहीं होती है, ना रोड चौड़ा है ना कुछ है। मान लो इमरजेंसी आ गई, एम्बुलेंस आई, कहाँ निकलेगी, रास्ता ही नहीं। खबर फरीदाबाद से, जहां आदर्श नगर थाना इलाके में देर रात एक युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मृतक का नाम चेतन बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए करवाने के लिए शहर के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया है। साथ ही पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाने की भी जांच कर रही है। वहाँ पे 2 लड़के बुलाने आए थे कि आपका भाई की दम टूट गया है। अच्छा। तो फिर हम वहाँ देखने गए थे तो उसके ऊपर कट्टा ढक रखा था और वहाँ पे पानी से पूरा भीजा पड़ा था वो। और फिर हम उसे उठा के हॉस्पिटल लेके गए थे। तो पता नहीं चला किस कारण इसने पता नहीं चला, नहीं कुछ भी पता नहीं चला था। आके हमसे यूँ ही बोला था आपके बेटे ने दम तोड़ दिया। तो कोई निशान लग रहे थे उस पर पेट में? हाँ। कुछ कैसे चोट वोट? हाँ, चक्कू के निशान लग रहे थे। यानी किसी ने चक्कू मारे हैं 3। तो अभी ये पता नहीं चला कौन ने मारे ये पता नहीं चला। ये ऊंचा गांव का मामला है और रात को करीब 1:45 बजे हमारे को रुका मिला था सिविल हॉस्पिटल बलौर से। तो उसमें यही सूचना मिली थी कि एक चेतन नाम का बच्चा है 25 वर्ष और मरी हुई हालत में वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। कार्रवाई के लिए आए हुए थे, जिस पर पुलिस मौके पहुँची। वहाँ देखा, डॉक्टर से पूछताछ की तो पता लगा, डॉक्टर ने बताया कि उसकी चाकू चोट मारी हुई जिसकी वजह से मौत हुई। आयो मैंने कहा मम्मी गेट खोल दे, मैंने खोल दो। मम्मी देख जर्सी लाया हूँ मैंने कह दी बेटा कहाँ तो लाओ के दुकान तो लाया हूँ बेटा मैं जर्सी। मम्मी मैंने की काय को लाया हो बेटा?
तो कहे जर्सी तो बहुत बढ़िया मत ला तो कहने लग मम्मी एक जर्सी तो मुझे नहीं पहन 700 रुपया की जर्सी है। मैं जर्सी पहले में भैया लिया तो जब ले आया तो बढ़िया रहा तो तुम पैसा दे दो मम्मी। मैंने कि भैया ले 500 रुपया हम तो तू 500 ले जाओ तो परे हो तो तू दे दियो। तो ले गो वो तो कहता मम्मी मैं जा रहा हूँ 5 मिनट में लौट के आ जाऊंगा मैं जर्सी पैसा दे आऊँ दुकान पे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।